वालेकुम फाइनल ईयर, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। तो सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी रिलेटेड टू प्रॉफ के कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना चाहिए, टाइम कैसे मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो आई थॉट कि एक वीडियो बना लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके प्रेप्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ आपका एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है जिसमें आपका माइंड सेट होगा कि मैंने किस तरह फॉलो करना है। तो अपना ना एक स्केड्यूल बना लें। इवन अगर आपने नहीं बनाया अभी तक तो आप अभी से भी जितना आपके सब्जेक्ट रहते हैं आप बना सकते हैं, ताकि आपके पास एक तसल्ली होनी चाहिए आपको और एक कॉन्फिडेंस होगा कि मतलब चाहे टाइम मतलब हमारा जो स्केड्यूल है वो पूरे टाइम पे आ जाएगा। चाहे हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा, हमारा सिलेबस ज़्यादा रहता है, बट वी हैव प्लान्ड इट। तो एक प्रॉपर ना सिस्टमिक वे में चलेगा ये। तो सबसे पहले आपने ना सब्जेक्ट की प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी है। तो अगर आपका प्रॉफ स्टार्ट हो रहा है तो आप मेडिसिन से स्टार्ट हो रहा है सपोज, तो आप मेडिसिन को एंड में रख सकते हैं। डिस्पाइट दिस कि आप पहले मेडिसिन करें फिर आप लोग रिवीजन में टाइम लगाएं। और वैसे कुछ लोग पहले मेडिसिन भी कर लेते हैं बिकॉज इट्स अ मेजर सब्जेक्ट। तो इट्स अपॉन यू कि आप क्या सिलेक्ट करते हैं। बट मेरा यही था कि सबसे पहले मैंने गायनी की थी और ऑप्स की थी। तो इनको आप ना बेसिकली 3-3 4-4 दिन दे सकते हैं और मतलब आराम से कवर हो सकते हैं। इसमें आपने एक प्रायोरिटी रखनी है कि चैप्टर ऐसे सिलेक्ट करने हैं कि अगर एक चैप्टर से ज़्यादा ऐसे क्यों आ रहे हैं तो वो आपने साथ करना है, और साथ में एक माइनर चैप्टर रखना है। और मतलब दो अगर आपका एक दिन में 4 चैप्टर बन रहे हैं तो 2-2 के लिहाज से आप चल सकते हैं कि 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले कर लें और 2 माइनर क्वेश्चन वाले चैप्टर आप लोग कवर कर सकते हैं। और इसी तरह आप ऑप्स का है, आपने टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। एक आध दिन की लीनियंसी हो सकती है कि आप 5-6 दिन इसको दें और कवर कर लें। फिर उसके बाद आप लोग अपनी जनरल और सिस्टमिक सर्जरी की तरफ आते हैं। तो आइडियली ये है कि अगर आप सिस्टमिक सर्जरी का मतलब स्टार्ट करते हैं तो साथ में जनरल का एक चैप्टर रोज़ करते रहें। इवन ऑब्स का इन्हीं के साथ भी एडजस्ट करने की कोशिश करें। आई नो कि नहीं होता, बट अगर हो जाता है तो इट्स वेरी बेटर। लेकिन अगर नहीं भी होता इट्स फाइन, आप जनरल सर्जरी को मतलब सिस्टमिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और ना इसमें 1-2 चैप्टर हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, वो आपको थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं। तो आपने ना सिस्टमिक सर्जरी करते हुए अपनी प्रायोरिटी देखनी है कि जिसमें मेन चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो आप उनको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, लाइक 2 दिन दे रहे हैं। तो साथ में ना एक सिस्टमिक का करते करते आपने जनरल का भी एक चैप्टर एडजस्ट कर लेना है। और इसी तरह से आप लोग कुछ डेज डिवाइड करें जिसमें आपने सिस्टमिक के चैप्टर करने हैं। उसमें भी यही सीक्वेंस फॉलो होगा कि जिसमें से एससीक्यू की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है वो चैप्टर आपने रखना है, और साथ में छोटे छोटे एमए वाले चैप्टर जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते वो साथ रखना है। तो इससे ये होगा कि आपका ना मतलब चैप्टर कवर हो जाएंगे और थोड़ा ना एफिशिएंटली चलेगा कि आप लोग एक दिन बैठ के सारे एससीक्यू वाले चैप्टर करें, अच्छे से ना करें तो आपका लॉस हो सकता है। तो आप ना इसको प्रॉपर डिज़ाइन कर सकते हैं कि मतलब माइनर चैप्टर मेजर के साथ साथ आपने एडजस्ट करने हैं। और इसको भी ट्राई टू वाइंड अप एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन अगर ना भी हो तो थोड़ा सा लीनियंसी हो जाती है। लाइक अपने स्केड्यूल में ना आप एक आध दिन मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने अपना स्केड्यूल बनाना ही ऐसा फ्लेक्सिबल है कि जिसमें आपके पास एक आध दिन का मार्जिन होना चाहिए। जब आपकी सिस्टमिक सर्जरी हो जाए तो फिर आपने मेडिसिन की तरफ आना है, M1 और M2। तो इसमें आपने ना ऑलमोस्ट आपका हर चैप्टर एक दिन लगेगा और उसमें आपका टॉपिक हो जाएगा। तो इसमें आपकी जो मेन चीज़ है ना, आपने पास क्वेश्चंस को मिस नहीं करना, पास क्वेश्चन ज़रूर करने हैं। एपिसोड फाइनल ईयर आपकी बहुत अच्छी किताब है, आपने उससे पास क्वेश्चन करने हैं और साथ साथ MCQ भी करते रहना है। लाइक अगर आप लोग एक टॉपिक दिन में ख़त्म करते हैं, सपोज आपने एंडो स्टार्ट किया था, आपने पढ़ाई या CNS स्टार्ट किया था, वो आपने एक दिन में तैयार किया। तो इसमें ना आपने एक रूल ऑफ प्रायोरिटी सेट करना है कि आपने ना चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज़ करना है। कुछ चैप्टर होते हैं जिनसे आपका ना मतलब क्वेश्चन आना होता है, और उसमें ना कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 80% होती है कि वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो आपके 80% वाले आएंगे। तो आपने सबसे पहले वो टॉपिक करने हैं। फिर कुछ होते हैं जो 50% के होंगे ना, 50% चांसेस होते हैं कि कभी वो आए होते हैं और कभी नहीं आए होते। फिर उसके बाद आते हैं वो टॉपिक जो कभी कभी आते हैं, वो आपके 20% वाले में आएंगे। तो आपने 80% जो आते हैं वो सबसे पहले बहुत अच्छे से करने हैं। फिर 50 वाले और 20 वालों को भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि कभी कभी ये पेपर में आ जाते हैं तो ऐसा ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो आपने वो 20% वाले भी ज़रूर करने हैं, लेकिन ना प्रायोरिटी यही रखनी है हर चैप्टर की। और अपना ना मतलब जिस टॉपिक से 2 SCQs हैं आपने सबसे पहले वो करना है, जिससे एक आए उसके बाद वो स्टार्ट करने हैं। और कुछ टॉपिक हैं जो बहुत लेंथी हैं, आप उनको 2 दिन दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि हर दूसरे टॉपिक पे आप 2 दिन दे सकते हैं। 1.5 डे भी इवन आप एडजस्ट कर सकते हैं कि 3 दिन में 2 टॉपिक आप लोग एंड करने हैं। तो आपने M1 करनी है, M2 करनी है। आइडियली आपका ये एक बेस्ट है कि आप मेडिसिन करने के बाद पीड्स करें, क्योंकि मेडिसिन और पीड्स बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो इवन आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने मेडिसिन कर ली और फिर पीड्स स्टार्ट करते हैं तो आपकी रिवीजन हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग इनको साथ भी लेके चल सकते हैं, सपोज आप अगर मेडिसिन की पीड्स कर रहे हैं, सॉरी आप मेडिसिन का CNS वगैरह कर रहे हैं, तो पीड से भी आप CNS कर लें। कुछ टॉपिक हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ हैं कि वो डिट टू सेम है। तो आपने ना देख लेना कि एक तो
रेस्पिरेटरी सिस्टम था वो डिफरेंट था, CNS भी थोड़ा बहुत डिफरेंट है, और बाकी न्यूनेटोलॉजी वाला सेक्शन है वो डिफरेंट है। तो न्यूनेटोलॉजी पे ना आपने एक दिन लगा के बहुत अच्छे से उसके जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है टॉपिक है ना वो आपने कर लेने हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आप ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। तो आप दोनों आपके मतलब ना वो हो सकते हैं, इकट्ठे भी हो सकते हैं और आप अलग से भी कर सकते हैं, उसमें आपकी मेडिसिन की रिवीजन चलेगी। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने किस तरह करना है। तो आइडियल यही है कि मेडिसिन कर लें साथ पीड्स कर लें, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है दैट्स फाइन, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स को साथ लेके जाना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो आप मेडिसिन के बाद पीड्स के कुछ दिन दें। तो अगर मेडिसिन में आपने CNS और CVS को एक अलग अलग दिन दिया था, तो इसमें आप 1.5 या मतलब 1.5 डे दोनों को इकट्ठे दे के 2 टॉपिक कर सकते हैं, या एक दिन में ये 2 टॉपिक कर सकते हैं। मतलब आपने ना इसी तरह से अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। और परवेज़ अकबर के ये लंबे लंबे टेबल्स, ये सारा कुछ इतना ज़्यादा क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत एक्स्ट्रा लिखा होगा। तो जो टॉपिक आपके लिए जो बातें मैटर कर रही हैं, आपके MCQs में आ रही हैं, आपके प्रॉफ में आ रही हैं, आपने वो बहुत अच्छे से करनी है। और ना मार्किंग के अलावा आपने खामखा के टॉपिक भी ज़्यादा नहीं करने, और खामखा की एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स भी नहीं करने। पास ओरिएंटेड कर लें, इंशाल्लाह कवर हो जाता है। मतलब मेडिसिन करने के बाद आपको पीट्स की इतनी टेंशन नहीं होती। बाकी MCQ से रिलेटेड काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ था, तो फाइनल ईयर के MCQ ना बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं पास वाले, लाइक आपके ना इवन ऐसा भी हो रहा होता है, इवन आपके ना मेडिसिन में सर्जरी के MCQ आ रहे होते हैं और सर्जरी में मेडिसिन के, तो ये रेयर होते हैं लेकिन हो जाते हैं। तो आपने ना पास्ट MCQs की जान नहीं छोड़नी, उसमें आपने एक एक MCQ बहुत अच्छे से करना है। EFI के एंड में बहुत सारी कीज़ दी हुई हैं, हाफिज़ बिलाल की पास कीज़ मिलती हैं, कहीं से भी कोई PDF मिलते हैं पास कीज़ के, तो आपने उनको मिस नहीं करना, आपने पास कीज़ अच्छे से करनी है। बाकी पास SCQs भी करने हैं, और बाकी तरीका लिखने का वही है सारा कि आप मतलब जैसे 4th ईयर में आप लोग बहुत अच्छे से लिखा करते थे कि डायग्नोसिस लिख रहे हैं, मैनेज हिस्ट्री एग्जामिनेशन, फिर मैनेजमेंट हिस्ट्री एग्जामिनेशन की डिटेल नहीं, बस ब्रीफ हिस्ट्री एग्जामिनेशन, और फिर आप इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट पे आपने जाना है। तो ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट ही पूछे जाते हैं, तो आपने वो बहुत अच्छे से तैयार करना है। और ना इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ना हर टॉपिक की मतलब ना सर्कल करते जाना है। जब आप अगर आप कोई टॉपिक कर रहे हैं तो आपने ना हर टॉपिक की पॉइंट्स बनाते जाना है, लाइक जो पॉइंट्स बार बार सिनेरियोज में आ रहे हैं, जैसे SL लिया है तो इसमें जो उसके 11 प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनमें से कोई 4-5 दी होती हैं, तो वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये ना एक सिनेरियो की ना आइडेंटिफिकेशन होती है, UHS बार बार देती है। तो आप अपने टॉपिक्स को ना इस तरह छोटे छोटे की पॉइंट्स लिख के ना एक पेज बना सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं। मैं ना इसकी एक पिक्चर आपको शेयर करूँगी, तो आपको ना आइडिया हो जाएगा कि आपने ये किस तरह बनाना है। तो इससे ये होगा कि आपको ना आसानी होगी कि अगर आप पूरा टॉपिक रिवाइज़ करना चाहते हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो पेपर की सुबह है, तो आप जल्दी जल्दी ना उसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये आपकी ना डायग्नोसिस में भी आपकी हेल्प करेंगे। और पास पेपर्स की बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। EFI के जो टेबल्स दिए गए होते हैं जिनमें की पॉइंट्स लिखे होते हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs पॉइंट। और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, तो आप उसे सर्कल कर लें, क्योंकि वो लिखने में भी आसानी होगी कि आपके मतलब SCQ में सबसे पहले एग्जामिनर वही देखना चाह रहा होता है। और इसके अलावा MCQ अगर आता है तो उसमें भी आपको आसानी होगी। और ना मेडिसिन में भी आपने यही करना है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सर्कल करनी है। सर्जरी में भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस को बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसके अलावा ना आपने टॉपिक्स को कोरिलेट करके पढ़ना है, लाइक अगर आप सर्जरी में GIT पढ़ रहे हैं या सॉरी मेडिसिन में पहले पढ़ रहे हैं, तो आप उसकी सर्जरी से भी कोरिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये सर्जरी थी। और अगर आपने मेडिसिन के बाद सर्जरी स्टार्ट की है, तो आप लोग सर्जरी वाला मतलब ना सर्जरी करते हुए मेडिसिन वाला रिकॉल कर सकते हैं। तो कोरिलेट करके करना, ये हर चीज़ ना कोरिलेटेड है। बस इतना है कि मेडिकल में हम लोग सारी मेडिसिन वगैरह को उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन को एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन इसमें हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। लेकिन बातें जो है ना वो नियर और लेस सेम ही आ जाती हैं। तो इसमें आपने ना कोरिलेट ज़रूर करना है। फाइनल ईयर इज़ ऑल अबाउट दिस कि आप कोरिलेट कर रहे हैं। आप सर्जरी पढ़ रहे हैं, आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं, आप गायनी पढ़ रहे हैं, पीड्स पढ़ रहे हैं। चलो गायनी ऑब्स भी ये कि एक डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, लेकिन मेडिसिन सर्जरी अच्छी खासी कोरिलेटेड है। और गायनी में भी आप लोग जैसे अगर स्पोर्ट्स टॉपिक्स हैं जैसे जिनमें ब्लीडिंग वगैरह है, मैनेजमेंट है, तो उसमें भी यही आपकी अप्रोच यूज़ हो रही होगी कि आप मेडिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं, सर्जिकल कर रहे हैं। तो ब्लीडिंग वालों में मोस्टली सेम होती है, बस आपने ना डिफरेंस वाला पॉइंट नोट करना है। तो आपने ना हर चीज़ की डायग्नोसिस बनाते हुए ना ये देख लेना है कि सपोज अगर टाइप ऑफ कैंसर है, गायनी की बात करूँ, तो आपने उसमें देख लेना है कि किस में क्या डिफरेंस आ रहा है, सिम्टम्स का डिफरेंस और उनकी प्रेजेंटेशन का डिफरेंस। तो आपने ना मतलब डिफरेंसेस को मद्देनज़र रखना है ताकि आपकी वो डायग्नोसिस बनाने में हेल्पफुल हो। बाकी आपको रूल ऑफ प्रायोरिटी भी मैंने बता दिया है, और इसके अलावा MCQs के बारे में भी बता दिया। इसके अलावा ना फाइनल प्रॉफ के बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक किया जाता है कि हाँ फाइनल प्रॉफ ये वो लंबा होगा, आप लोग तंग हो जाएंगे, सिक बंदा मर जाता है, ये वो मतलब दिस दैट हमें भी बहुत डराया करते थे।
लिटरली इट्स नॉट लाइक दैट। फाइनल प्रॉफ इज़ वेरी इजी। मतलब अगर आप लोग एक ना काम और कंपोज्ड रह के एक प्रॉपर वे में करेंगे तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। आपने ना सबसे पहले खुद को रिलैक्स रखना है। आप इजी रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। तो आप बस एक ही मोटिवेशन रखनी है कि अच्छा दिस इज़ द लास्ट प्रॉफ। और ना मतलब जैसे सीनियर ने डरा धमका रखा होता है तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि हाँ फाइनल प्रॉफ होगा, जान लेगा ये वो। मतलब सीनियर्स की थोड़ी सी आदत होती है। तो आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना, आपने बहुत इजी लेना है और आपने इस बात पे गौर करना है कि फाइनल प्रॉफ बहुत आसान है, हर चीज़ को रिलेटेड है और बंदा पास हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेडिसिन है तो M1 और M2 को मिला के आपने पास करनी है। तो खुदा ना खास्ता अगर आपका एक पेपर अच्छा नहीं भी होता तो आपने पैनिक बिल्कुल नहीं करना, बल्कि अगले पे फोकस करना है, उससे बहुत अच्छा करना है। तो ओवरऑल ना आपके कलेक्टिवली अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं। इसी तरह से S1 और S2 में सेम यही सीन है कि एक मुश्किल आ जाता है तो दूसरा आसान आता है, तो आप कलेक्टिवली पास हो जाते हैं। ऑफ द गाइनी का भी यही सीन है और इसमें डिस्टिंक्शन में इवन बहुत आसान है। और पीट्स तो मतलब अगर आप लोग बहुत अच्छे ना भी पियो, क्योंकि परवेज़ अकबर का हर लफ्ज़ याद करना आसान नहीं होता, तो आप आराम से ना बगैर टेंशन लिए आप उसके पास पेपर्स कर सकते हो तक, क्योंकि आपने मेडिसिन की होती है। ये नहीं है कि आपने बिल्कुल उसको इग्नोर लिस्ट में डाल देना, आप ऑलरेडी सारा साल बहुत इग्नोर कर चुके हैं। तो आप इसको ना टाइम देना है, बट मेडिसिन से कोरिलेट करके थोड़े बहुत डिफरेंसेस फाइंड करके इस तरह करना है कि आपका मतलब टाइम भी बच जाए और आपकी कवर भी हो जाए। तो आपने बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना, लेकिन थोड़ा सा एक काम और कंपोज वे में चलेंगे तो आपके लिए आसान होगा। बाकी बिल्कुल पैनिक नहीं होना, बिल्कुल टेंशन नहीं होनी लेनी। मतलब बंदा होता है पैनिक हो रहा होता है कि बिल्कुल कुछ नहीं आता, भूल गया, ये हो गया वो हो गया, प्रॉफ में आंसर याद नहीं आ रहे होंगे, डायग्नोसिस नहीं बनेगा, डायग्नोसिस ना बनी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बिलीव मी डायग्नोसिस आपका बिल्कुल ठीक बन जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। आपकी जो टेंशन असल में होनी चाहिए, आपको जो टेंशन लेनी चाहिए वो ये कि आपने एक प्रॉपर वे में चल के एक स्केड्यूल बना के अपना टाइम, प्रेप्स का टाइम मैनेज करना है कि आपके पास ऐसा ना हो कि दिन ना बचे और सिलेबस ज़्यादा बचा हो या आप अच्छे से कवर ना कर पाएँ। तो आपने सबसे पहले रूल ऑफ प्रायोरिटी अपनाना है, अपना एक अच्छा सा स्केड्यूल बनाना है और अपना ना एक रूटीन सेट कर लें, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहें। और सबसे ज़्यादा जो आपके लिए मैटर करेगी वो यही मोटिवेशन, कि आपने यही मोटिवेशन रखनी है कि ये लास्ट प्रॉफ है, आराम से गुजर जाएगा, पैनिक बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि पैनिक होने से कुछ भी नहीं होता सवाए आपके अपने नुकसान के। बाकी इसके अलावा अगर पेपर अटैम्प्ट करने की बात की जाए तो वही सारा सेम तरीका कार है, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा बता दूं कि MCQs के लिए आपने EFY वाली पास कीज करके जाएंगे तो वहाँ से कम 10-15 तो ज़रूर ही आ जाते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता है कि हाँ यार चलो ये कुछ तो ठीक हो गए हैं, और इससे ज़्यादा भी आ जाते हैं, इससे कम ऑल डिपेंड ऑन योर लक, लेकिन मोस्टली आ जाते हैं। तो MCQs आपने करने हैं, और अगर ना भी आ रहा हो तो मतलब आपने ना रूल आउट करने हैं कि अगर ये नहीं बनता तो इन दोनों में से मोस्ट लाइकली कौन सा है। और मतलब आपका ना एक और बात आपको मैं बताना भूल गई कि फाइनल ईयर में ये नहीं होता कि सिर्फ वही बुक्स आ रही हैं, पूरे ना 5 साल की चीज़ें आ रही होती हैं। और हम लोग परेशान हो जाते हैं इस बात को सुन के कि हमें तो सारा फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक भूल गया है, लेकिन वो ऐसी बातें होती हैं, वो कॉमन सेंस होती है और वो हर एक में होती है और वो बिल्कुल गलत नहीं होते। तो आपने इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी। और MCQs करने हैं, बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं कि आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस को आपने हाईलाइट करके लिखना है। मेन इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले लिखनी है और उसके बाद अगर कोई बोंगियाँ मारनी है या कोई गलत मुलत आपको आ रही हैं तो पहले तो अवॉइड करें। अगर आपके पास लिखने को कुछ नहीं और मतलब लिखना मजबूरी है तो फिर उनको बिल्कुल एंड में हाइड करके लिखें कि उससे आपके मार्क्स ना कटें। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और मेन चीज़ें जो बुक में पैटलाइन है आपने वो लिखनी है। और उसके बाद आपने ट्रीटमेंट भी यही है, सबसे पहले आपने ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में जाना है और उसके अलावा बाकी लिखने हैं, और एंड में सर्जिकल इंटरवेंशन वगैरह इनके। और बाकी सर्जरी में जनरल सर्जरी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके क्वेश्चन ना जैसे आप लोगों का कम्युनिटी मेडिसिन था बिल्कुल इसी तरह का ही है कि आप लोग ना एक दफ़ा बस रीड करते जाओ, बिल्कुल भूल भी नहीं जाना। लेकिन ये है कि कुछ टॉपिक हैं जो मतलब उनके आते हैं वो आपको एग्जैक्ट वैसे याद करने होते हैं, वरना ऐसे टॉपिक भी होते हैं कि आप ना खुद से भी बना के लिख सकते हैं। तो आपने इसके बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर ना भी आ रहा हो तो थोड़ा बहुत आप मतलब ऐड कर सकते हैं, आपके पास थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी होता है, मेडिसिन वो सिस्टेमिक सर्जरी भी आपने कर रखी होती है, तो आपको ना इतनी टेंशन नहीं होगी। और
बाकी इसके एक दो क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, वो तो आपने ना मतलब पास पेपर्स को तो जैसे घोल के पी लेना, इसी तरह वाला सीन है कि उन टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। और बाकी चैप्टर्स को ना एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर कर लेना है कि आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हाँ इसमें ये बातें, और समराइज़ करते जाना है ताकि आपको फाइनल रिवीजन में मुश्किल ना हो। और एंड में फिर आप वही सारी चीज़ें देख के जाएँ ताकि उनमें से अगर खुदा ना खास्ता कोई टॉपिक आ भी जाता है तो आपको इतना आना चाहिए कि आप लिख सकें। और बाकी ऑब्स का इन्हीं के कोई टिपिकल क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। और इसके बारे में ना लोग पूछते हैं अरशद चौहान और इरफान मसूद और 10 टीचर कौन सी करनी चाहिए। तो आपको जो बुक सूट करती है आप वही करें। वैसे मैंने 10 टीचर की थी क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती थी, लाइक आई एम नॉट अ शॉर्ट बुक पर्सन। लेकिन ये है कि अगर आप इरफान मसूद से कर रहे हैं या किसी और बुक से कर रहे हैं जो आपको सही कवर कर रही है आपके टॉपिक्स को, तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उसमें मेन आपका सिनेरियो पिक करना आना चाहिए, आपका वो स्किप नहीं होना चाहिए, मेन इन्वेस्टिगेशन और मेन ट्रीटमेंट्स वगैरह स्किप नहीं होने चाहिए। 10 टीचर के टेबल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा ना आपके लिए वो हो जाता है कि आपको फ़ायदा होता है इससे पढ़ने का कि इसके टेबल अक्सर SCQ में आए हुए होते हैं, तो आप उसको भी साथ साथ लेके चल सकते हैं। बाकी डेविडसन और इरफान मसूद का लोग पूछते हैं कि वो उनमें से कौन सी करनी चाहिए, तो दिस इज़ द सेम थिंग अगेन। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप शॉर्ट बुक पर्सन हैं तो आप इरफान मसूद को क्रैम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसे शॉर्ट बुक्स नहीं सूट करती, कि उसे भूल जाता है, वो अच्छे से क्रैम नहीं कर पाता, तो वो फिर डेविडसन कर सकता है। लेकिन डेविडसन का यही तरीका है कि आपने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, मेन चीज़ों को, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब जो पैराग्राफ वगैरह उसको कट भी कर सकते हैं आप लोग। लेकिन ये है कि आपको ना मतलब शॉर्ट लिस्टिंग से छोटे छोटे नोट्स बना लें, स्टिकी नोट्स बना लें, तो इससे आपका ना मतलब जल्दी से कवर हो जाएगा। और इसमें भी यही रूल ऑफ प्रायोरिटी डेविडसन में तो ज़रूर ही अप्लाई होता है, तो ये अपने ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर प्रॉफ। वंस अगेन बिल्कुल पैनिक नहीं होना, फाइनल प्रॉफ इज़ ईजीएस्ट अगर आप काम और कंपोज्ड होकर करें, और इसको पास करना सबसे ज़्यादा आसान है। और हाँ, आप लोगों ने कंपैरिजन में नहीं जाना अपने फेलो से कि तुम्हारे इतने MCQs ठीक हैं, मेरे इतने MCQs ठीक हैं, ये वो। मेरा भी प्रॉफ पार्टनर ऐसे करता था कि प्रॉफ से पहले मुझे बता देता था कि पिछले पेपर में इतने मेरे MCQ ठीक हैं, तो एक अच्छा खासा डिप्रेस होता था। तो इस तरह की कोई अटैम्प्ट नहीं करनी, बाकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। एंड गुड लक, सॉरी फॉर एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस ड्यूरिंग द वीडियो, क्योंकि मैंने ड्यूटी के दौरान बनाए एंड ऑफ कोर्स देयर वर अ लॉट ऑफ इंटरप्शन। Thank you so much and very good luck, and don't forget to subscribe डॉक्टर शबाना बशीर। इंशाल्लाह मज़ीद गाइडेंस के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।